गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट को करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ बजट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ बजट एंड इकोनॉमी का चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा था दो चैप्टर को, कंज्यूमर बिहेवियर को, और साथ ही साथ हमने डिमांड के कॉन्सेप्ट को भी वहां पर समझने की कोशिश करी थी। डिमांड का अलग चैप्टर भी मैंने डिस्कस कर रखा है कि नहीं। हमने पिछले दिनों बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर को भी डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो जाकर एक बार जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प होगा और कहीं ना कहीं आप CUET में और भी ज़्यादा अच्छा स्कोर आप एक तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है। तो आप लोग इसमें मैंने यहाँ पर करीबन 13 क्वेश्चन, क्या 13 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं और इसमें साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो वो आप ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। और सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को जानते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की, बजट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीख लेते हैं, 2-4 मिनट सीख लेते हैं, उसके बाद तुरंत MCQs पर चलेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो बजट होता है, क्या गवर्नमेंट जो बजट होता है वो कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। कौन कौन सा होता है भाई? जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू बजट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट, क्योंकि बजट क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। रेवेन्यू, और दूसरा क्या होता है? कैपिटल बजट। कैपिटल बजट। ठीक है, अब देखो कोई भी, जैसे मान लो कि आप एक परिवार में रह रहे हो। ठीक है, तो आपके पिताजी, आपके फादर कुछ इनकम करते हैं, मान लो 50,000 रुपीज वो इनकम कर रहे हैं। तो अपनी बजट एस्टिमेट करते हैं ना कि मेरा पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, किस तरीके से। तो वो सब सारी चीज़ों को जहाँ पर करते हैं वो हम लोग बजट बोलते हैं। जो सरकारें करती हैं उसको गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट 2 तरीके का, ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। रेवेन्यू बजट 2 तरीके का, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट अच्छा हो सके। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, 2 हो गया। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से कैपिटल बजट भी 2 होता है। क्या होता है? कैपिटल रिसीट। क्या होगा? कैपिटल रिसीट। और दूसरा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं रेवेन्यू रिसीट कितने प्रकार के होता है। 2 तरीके का रेवेन्यू रिसीट, जो पैसा कमाया जाता है या फिर जनरेट किया जाता है 2 तरीके से भारत सरकार के द्वारा। एक होता है टैक्स, टैक्स के पैसे के थ्रू, एक होता है नॉन टैक्स पैसे के थ्रू। ठीक है, जो टैक्स लगाया जाता है जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स। तो ये सब क्या है? एक तरीके का टैक्स है। और जो नॉन टैक्स होगा वो क्या होगा? जैसे फाइन वगैरह, जैसे आप हेलमेट नहीं पहने हो तो उसका जो फाइन वगैरह गया तो वो नॉन टैक्स का पैसा, तो वो किसके अंदर आएगा? एक तरीके से रेवेन्यू रिसीट के अंदर आएगा। ठीक है, अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का होता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है प्लान, एक होता है नॉन प्लान। क्या होता है? एक प्लान होता है, एक नॉन प्लान, दोनों तरीके से। सेम उसी तरीके से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो ये भी क्या होता है? प्लान होता है और एक नॉन प्लान होता है। तो ये जनरल से जो फेनोमेना है वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बजट डेफिसिट होता है, घाटा होता है, उसके बारे में हम साथ ही साथ MCQs वाले पार्ट में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एस शीट इज एन एग्जाम्पल। एस शीट क्या होता है? अब जैसे बहुत सारा क्या रहता है, जमीन या फिर बहुत सारे घर जो रहते हैं वो बेनामी रहता है, मतलब वो किसी का नहीं होता है, मतलब उसमें कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है भाई। ठीक है, तो वो सब कॉन्फ्लिक्ट वाली जो जमीनें हैं, जायदाद हैं, वो किसके अंडर आ जाती हैं? गवर्नमेंट के अंदर आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट उसके थ्रू अगर कोई रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके थ्रू अगर उसको बेच के, या फिर बेचेगा तो नहीं, उसके उसमें अगर कहीं ना कहीं क्या उसको किसी चीज में वहां बिल्डिंग बना दिया, कुछ उससे रेवेन्यू जनरेट हो गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक तरीके से जो पैसा आएगा वो एस शीट का पैसा होगा। तो वो बोला जा रहा है इज एन एग्जांपल, किसके अंदर आएगा? कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट के अंदर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, वो आएगा रेवेन्यू रिसीट के अंदर। सॉरी, वो होगा क्या? रेवेन्यू रिसीट। क्योंकि रेवेन्यू रिसीट के थ्रू क्या होता है कि रेवेन्यू रिसीट होता है जो कि क्या करता है? डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। वो क्या करता है? डू नॉट क्रिएट
लाइबिलिटी, ना तो वो भारत सरकार को चुकाना होता वो पैसा किसी को, ठीक है, और नॉर रिड्यूस द एसेट, और ना ही वो भारत सरकार के संपत्ति को कम करता है। नॉर रिड्यूस द एसेट, ना तो रिड्यूस एसेट करता है और ना ही क्रिएट करता है लाइबिलिटी, जो पैसा देना होता है, ठीक है। उसी के जस्ट उल्टा कैपिटल रिसीट में हो जाता है कि वो क्रिएट करता है लाइबिलिटी और एसेट को भी एक तरीके से रिड्यूस करता है। तो यहाँ एसेट को रिड्यूस भी नहीं कर रहा है और लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो रेवेन्यू रिसीट होता है। दूसरा जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, आखिरकार जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई आखिरकार क्या मुझे अचीव करना है। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या होता है, ताकि इकोनॉमी को, देखो तीन चीज रहता है, क्या होता है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे बनाया जाए, प्रमोटिंग ग्रोथ कैसे किया जाए, और इंश्योरिंग एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पर जो बोला गया है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये इंक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटी, दो रीजन के बीच में, मान लो कि केरला है और एक पंजाब है, अब इन दोनों के बीच में डिस्पैरिटी क्रिएट नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको कम पैसा देगा, बजट का एलोकेट करेगा, इसको ज़्यादा पैसा दे देगा, ऐसा नहीं करेगा, तो वो रीजनल डिस्पैरिटी को इंक्रीज नहीं कर सकती है। तो क्या क्या कर सकती है भाई, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स कैसे किया जाए, इकोनॉमिक को स्टेबल कैसे किया जाए, और इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये आई होप सो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है, क्या बनेगा भाई कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, या फिर बोला जाए जो प्राइमरी डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट क्या। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकल कर आता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द प्राइमरी डेफिसिट, कि आप क्या करो, प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करो। तो देखो प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है, अगर जनरली बोला जाए कि प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी जो डेफिसिट होता है, घाटा जो होता है, वो चीज़ अगर कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट का एक तरीके से। तो फिस्कल डेफिसिट हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा भाई। अब फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो अगर बोला जाए कि फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है कि नहीं, देखो यहाँ पर, और ये सब सारी चीज़ से हम लोग क्या निकाल लेंगे एक तरीके से, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है भाई, टोटल एक्सपेंडिचर, क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, मतलब बोरोविंग को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, ठीक है, बोरोविंग को एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो दोनों को जोड़ दो भाई, है कि नहीं। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, दोनों एक्सपेंडिचर को हम लोग जोड़ देते हैं। अब 22,250 और प्लस कर देंगे 28,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया, और माइनस टोटल रिसीट। अब ये टोटल रिसीट को भी जोड़ देते हैं भाई। अब टोटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट है, और नेट बोरोइंग है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें बोरोइंग को एक तरीके से नेट बताया गया यहाँ पर। तो नेट बोरोइंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक 17,750 और 20,000, क्या होगा 17,750 और प्लस 20,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो हम लोग दोनों ये दोनों को प्लस कर देते हैं। पहले क्या करते हैं भाई, क्योंकि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग बोला है तो बोरोइंग को एक्सक्लूड कर जाएगा, तो यहाँ पर नेट बोरोइंग दिया हुआ है, तो 12,500 करोड़ जो हमारा भी अभी निकल के आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे, और तो यहाँ पर एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पर कुछ ये कि सर आपने बोरोइंग क्यों नहीं लिया, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि बोरोइंग इसीलिए हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेट बोरोइंग। अगर यहाँ सिर्फ कैपिटल रिसीट लिखा रहता, नेट बोरोइंग नहीं लिखा रहता, तब तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आएगा, इन दोनों को प्लस करके और माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12,500। क्या आएगा, 12,500। तो 12,500 क्या आ गया मेरा, फिस्कल डेफिसिट। अब 12,500 फिस्कल डेफिसिट आ गया, तो अब यहाँ पर निकालना क्या, प्राइमरी डेफिसिट। तो 12,500 और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना है भाई, 5,000। कितना है, 5,000 करोड़। तो कितना आ गया, 7,500 करोड़ इज द प्राइमरी डेफिसिट। क्या आ गया,
7,500 करोड़। 7,500 करोड़ क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। तो आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में फटाक से। अब मैच द फॉलोइंग बोला गया यहाँ पर, एंड करेक्ट एंड चूज द फॉलोइंग आंसर। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर बोला गया, तो हम लोग पहले देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, जैसे इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स। अब डायरेक्ट पैसा कमाते हो, अब डायरेक्ट आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, तो आप वो क्या हो गया, डायरेक्टली आप सरकार को दे रहे हो। जैसे दूसरा क्या हो गया, आप अगर कोई बिस्किट खरीदे, क्या खरीदे, बिस्किट खरीदे। अब बिस्किट खरीदे तो बिस्किट बनाने वाली कंपनी को आपने दिया ना पैसा, अब वो कंपनी फिर किसको दी, सरकार को टैक्स दी। तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली किसको दे रहे हो, सरकार को। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली इनकम आप कमा रहे हो, तो सरकार को इनकम टैक्स आप दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है भाई, वो हम लोग देख लेते हैं। ए का जो होगा डायरेक्ट टैक्स होगा, जो हमारा ए होगा वो क्या होगा भाई, ए का 2 मतलब कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं वो डायरेक्ट किसको देती हैं, सरकार को देती हैं। तो ए का 2 हो गया, ये आंसर राइट है। ठीक है, उसके बाद बी का देख लेते हैं। बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा नॉन टैक्स। क्या होगा, नॉन टैक्स होगा कैश ग्रांट एड ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। जो भी कैश ग्रांट हुआ है तो नॉन टैक्स का हो गया। तो बी का 4 हो गया, तो ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि बी का 4 कहीं नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ये वाला मिल रहा था, तो हमारा ये ऑप्शन। सी का 3 होगा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम ड्यूटी है, जो इनडायरेक्टली क्या करना पड़ता है, आप सरकार को देना होता है। जनता देती है कंपनीज को, कंपनी देती है सरकार को। कैपिटल रिसीट क्या होता है, सेल्स ऑफ शेयर एंड पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग। तो ये देखिएगा, जो मैंने टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करें वो टर्म्स को जरूर एक बार लर्न करिएगा, या फिर इसको जरूर से एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ताकि ये वाला जो ऐसा क्वेश्चन जो रहता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर। अब आते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन पर। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई, इन अ गवर्नमेंट बजट द रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट 70,000 करोड़ है। क्या है, 70 करोड़ है यार, 70 करोड़ है भाई। एंड इफ द रेवेन्यू रिसीट आर, और जो कि रेवेन्यू रिसीट कितनी है, रेवेन्यू रिसीट है 140 करोड़। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 240 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो तो हमने यहाँ पर टिक लगा लिया। तो पूछा क्या गया गया कि हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या पूछा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, अब देख रहे हो। तो रेवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का ध्यान से देखिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर माइनस कर देंगे हम लोग रेवेन्यू रिसीट के साथ, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ भाई, रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है कितना, 70 करोड़। तो यहाँ पर 70 करोड़ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो निकालना है, तो हमें क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसीट दिया हुआ। रेवेन्यू रिसीट कितना दिया हुआ, 140 करोड़। तो मतलब क्या, यहाँ पर एक बार मिटा लेता हूँ मैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हुआ भाई, तो इसको देख लेते हैं। क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस 140 करोड़। क्योंकि अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं होता, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आएगा। तो ये वाला 140 उधर जाके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 70 करोड़ प्लस 140 करोड़ इज इक्वल टू क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 3 21, तो 230 करोड़। तो हमारा क्या हो जाएगा, 230 करोड़ इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 230 करोड़, अच्छा सॉरी 7 से 21, तो 210 करोड़, सॉरी 210 करोड़। तो 210 करोड़ इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, क्या बोला गया भाई, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से। द इंटरेस्ट रिक्वायर्ड एज पर द गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इंटरेस्ट कितना रिक्वायरमेंट है, 2,80,000 करोड़। इफ द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, टोटल जो बोरोइंग कर रही है वो 5,40,000 करोड़ कर रहे हैं, देन हाउ मच इज द प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कितनी है, तो हमने अभी देखा कि एक तरीके से फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया यहाँ पर, कि जितना बोरोइंग करना होता है, मतलब सरकार को जितना पैसा उधारी में लेना होता है ताकि वो अपने डेफिसिट को कम कर सके, तो हम लोग उसको बोरोइंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा 5,40,000 करोड़ क्या हो जाएगा, एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट। क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है भाई,
फिजिकल डेफिसिट 5,40,000 करोड़, क्लियर हो गया। अब फिजिकल डेफिसिट हो गया 5,40,000 करोड़। अब इंटरेस्ट पेमेंट बोला है कि जो सरकार को इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट है वो 2,80,000 करोड़ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट भी आ गया, तो प्राइमरी डेफिसिट आराम से निकल जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, क्लियर। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा एक तरीके से 5 लाख, अरे भाई 5,40,000 करोड़ माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, क्या इंटरेस्ट पेमेंट, आराम से समझिए, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो गया 2,80,000 करोड़, 2,80,000 करोड़, ठीक है। 2,80,000 करोड़ हो गया। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, अगर 28 को करेंगे तो 8 और 6 14, मतलब क्या होगा 2,60,000 करोड़, क्या होगा 2,60,000 करोड़। तो हमारा क्या होगा 2,60,000 करोड़ इज द राइट आंसर। 6 वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जितना पैसा उधार में लेना होता है उतना ही कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वो फिजिकल डेफिसिट। अब बोला क्या था गवर्नमेंट बजट प्राइमरी डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट जो है, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट है वो क्या है भाई, एक तरीके से बोला जाए 24,000 करोड़, कितना है 24,000 करोड़, ठीक है। अब 24,000 करोड़ हो गया। अब उसके बाद बोला गया है क्या कि एंड इट्स इंटरेस्ट पेमेंट, अब देखो आराम से दे दिया है इंटरेस्ट पेमेंट जो है, इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 14,000 करोड़, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्रीवियसली पूछा गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट पूछा है, तो प्राइमरी डेफिसिट को अगर प्लस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट के साथ तो हमारा क्या निकल जाएगा फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि ये इंटरेस्ट पेमेंट इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो देख लेते हैं प्राइमरी डेफिसिट कितना है भाई, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा 24,000 करोड़ है, 24,000 करोड़ प्लस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 14,000 करोड़ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट। तो हमारा ये दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38,000 करोड़ इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है 38,000 करोड़। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। तो आई होप सो ये वाला भी आपका कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ बोला जी among द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन ऑफ दीज इज ए रेवेन्यू रिसीट, इसमें से कौन सा है जो रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट मतलब एक तरीके से भारत सरकार कमा रही है, उसमें एक तरीके से भारत सरकार के पास आ रहा है पैसे के रूप में, ठीक है। तो हम लोग 8th का जो आंसर होगा वो हमारा 2 होगा, एक्सटर्नल ग्रांट। अगर बाहर से विदेश से अगर पैसा, जैसे मान लो कि दुबई ने कुछ ग्रांट दे दिया कि भाई ये अब मदद के रूप में ग्रांट दे दिया, तो उसको एक तरीके से भारत का रेवेन्यू रिसीट के अंदर वो चीज़ निकल कर आता है। तो 8 का जो होगा वो हमारा 2 हो जाएगा, क्या कि वो एक्सटर्नल ग्रांट, ठीक है। 9th का क्या होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस, अगर कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन का किया जा रहा है, मतलब रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेलवेज का जो एक्सपेंडिचर होगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर के अंदर लाया जाएगा, उसको कौन सा एक्सपेंडिचर के अंदर, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये आंसर हमारा 9th का ये होगा, ठीक है। जल्दी से चलते हैं 10th में। 10th क्या है भाई, अगर 10th में देखा जाए कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द एडल्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने क्या करा था कि वैक्सीन को एक तरीके से वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू करा था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड विदाउट एनी चार्ज, और उनको कोई पैसा देना ना पड़े, नहीं मतलब बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं देना हुआ, मतलब वो फ्री सरकार ने वो काम करा। तो दिस वुड बी अ कैटेगराइज, तो वो जो खर्चा होगा वो कहाँ जाएगा। तो हमारा जो 10th का आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एक तरीके से 3 हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। वो क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर वो आता है, क्यों, क्योंकि वो जो पैसा लोगों के द्वारा दिया गया होगा टैक्स के रूप में, वही चीज को एक्सपेंड वो खर्चा कर रही है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर वो चीज आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स मैंने बोला था जो डायरेक्टली भारत सरकार को, जिसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना होता है, उसको हम लोग जैसे इनकम टैक्स बोला था, कॉर्पोरेट टैक्स बोला था, ठीक है। तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। इंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे मूवी देखने जाते हैं तो आप मूवी जो मूवी पीवीआर वाले रहते हैं उसको आप देते हो टैक्स वगैरह, और वो फिर किसको देती है? गवर्नमेंट को, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा। तो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तो वो सब किसके अंदर आएगा? डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा। क्लियर? आई होप सो ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब देख लेते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला बहुत आता है भाई, मैच द फॉलोइंग, वो ध्यान से देखिएगा। बैलेंस बजट किसको बोलते हैं? सरप्लस बजट किसको बोलते हैं? कैपिटल बजट किसको बोलते हैं? और डेफिसिट बजट किसको बोलते हैं? तो हमारा ए का बैलेंस बजट किसको बोलते हैं? जब हमारा जितना पैसा हमारे पास आ रहा है और उतना पैसा अगर खर्च कर रहे हैं, मतलब बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बजट रिसीट। तो ए का 2 है भाई, ये तीनों में 2 है। ए का 2 है कि नहीं? ए का 2 है, हाँ ठीक है। तो ये दोनों में से कोई होगा आंसर, ठीक है। अब बी का देख लेते हैं। सरप्लस बजट कब होगा? सरप्लस मतलब आपके पास पैसा ज्यादा कब बचेगा? जब आपका रिसीट ज्यादा होगा ना, मतलब खर्चा कम होगा। जब आप खर्चा कम करोगे तब आप सेविंग करोगे, तो सरप्लस बजट हो जाएगा। तो हमारा बी का जो आंसर होगा वो क्या होगा? जब रिसीट, एस्टिमेट ऑफ बजट रिसीट इज ग्रेटर, ये जब ग्रेटर होगा तो ये बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 4 है, तो ऑप्शन हमारा ये राइट है, बिना कोई कहे पूछे। आइए एक बार देख लेते हैं सी का 4 है। सी का 4 राइट है या नहीं? कैपिटल बजट क्या होता है भाई? तो जब कैपिटल बजट होता है कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम लोग उसको कैपिटल बजट बोलते हैं, या फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है। डेफिसिट बजट कब होता है? जब घाटा कब होता है भाई? जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो जाता है, मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा ज्यादा हो जाएगा आपके रिसीट से, मतलब एक तरीके से इनकम से, तो वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा होगा, जिसको घाटे को हम लोग एक इकोनॉमिक्स के टर्म में डेफिसिट का नाम देते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा, बहुत शानदार तरीके से आप लोग देख भी रहे होंगे, है कि नहीं? कि जिस एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ उस एनर्जी से आप लोग भी रेप्लिकेट जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर बोला गया असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आएगा और केस बेस्ड स्टडीज भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग उसको इसी वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोग बना सकते हो, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले करे हैं, ठीक है। अब बैलेंस बजट इंप्लाइज दैट अ गवर्नमेंट हैज अ नो फिस्कल डेफिसिट, बोला जा रहा है कि बैलेंस बजट क्या डिनोट करती है? कि गवर्नमेंट का नो फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है। ये देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये ट्रू लग रहा है। क्या लग रहा है? ये ट्रू लग रहा है कि भाई अगर बैलेंस बजट है, मतलब जितना एक्सपेंडिचर है भारत सरकार का उतना ही अगर रिसीट है, इसका मतलब क्या भारत सरकार को घाटा नहीं है, इसका मतलब वो फिस्कल डेफिसिट नहीं है। क्लियर? तो ये तो राइट है। बैलेंस बजट आर अ कॉमन गोल फॉर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। सारी गवर्नमेंट क्या सोचती है या क्या करना चाहती है? कि जो हमारा बैलेंस रहे, जो हमारा बजट रहे, वो क्या रहे? बैलेंस तरीके से रहे। मतलब क्या? जितना खर्चा करे उतना ही हमारे पास पैसा आए, तो वो एक तरीके से आइडियल रोल प्ले करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? एक तरीके से रीजन असर्शन, रीजंस ए एंड आर आर ट्रू, बट रीजन आर, जो आर है उसका कोई इससे कनेक्शन नहीं भिड़ रहा है, ये अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों अपने आप में ही ट्रू है। तो रीजन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर यही बोला रहता कि बैलेंस बजट, तो एक तरीके से अगर बैलेंस बजट से ही कुछ निकल के आता तब हम लोग एक तरीके से उसको यहाँ पर बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन वैसा कुछ यहाँ पर नहीं था। तो आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट बजट को देखा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपने कुछ नया सीखा होगा, और इसको सीयूटी वाले एग्जाम में रेप्लिकेट जरूर करिएगा। और इसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी एनर्जी से आप लोगों को वहाँ पर एक तरीके से दिखा के आना है और फोड़ के आना है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलने पे विश्वास नहीं रखता हूँ। आप लोग पढ़ाए, आप भी देखते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं सिर्फ पढ़ाने पे विश्वास रखता हूँ। पढ़िए मस्ती से और आप लोग रिजल्ट एक तरीके से लाइए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा जो हमारा, वो होगा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन मार्केट में होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वहां से भी क्वेश्चंस 2-3 पूछे जाते हैं। हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।